बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं ST TV। IMF के साथ इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो गई है और मॉनेटरी और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो है वो एक आध दिन में गवर्नमेंट बताया जाता है कि प्रिपेयर कर रही है और हैंड ओवर कर देगी, जिसके बाद फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है शायद वो दैट माइट बी हैंडेड डाउन। इसके साथ ही जो लिक्विडिटी का मसला चल रहा था वो भी किसी हद तक इमीडिएटली IMF के अलावा भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुआ है और उस पे जो इंटरेस्ट थी वो भी कुछ थोड़ा सा पहले से 1% कम चाइना ने किया, 2.3% जो है वो है, और उससे शोर अप होगा। उसके कुछ रिजल्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें डॉलर का दोबारा स्लाइड बैक होना अगेंस्ट द रुपी बेहतर हुआ है, और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में रैली तो नहीं बट थोड़ा सा कम बैक होना शुरू हुआ है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल डिफ़ॉल्ट का फ़ियर था वो तो किसी हद तक जो है नाउ इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। तो ये जो अगला 1 साल है इसमें ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला उस तरह से नहीं होगा। नाउ वी आर बैक ऑन इकोनॉमी, क्योंकि कुछ कमाएंगे तो खाएंगे, कुछ कमाएंगे तो कर्जे भी उतारेंगे। तो वी आर बैक ऑन इकोनॉमी और सारी डिस्कशन हो रही है इस वक्त रेवेन्यू पे और एनर्जी पे और फिजिकल साइड पे और PDL पे। वो तो इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि जो असल इकोनॉमी है एग्रीकल्चर और LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और जो जॉब मार्केट है उसके बारे में आज कुछ बात की जाए, ताकि उसके ऊपर भी कुछ रोशनी डाली जाए। हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी। इम्पोर्टेंस इनकी ये है कि ये एग्रीकल्चर की जो ट्रांसफॉर्मेशन की के लिए टास्क फोर्स थी उसके कोऑर्डिनेटर थे। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में जो यील्ड की शॉर्टेजेस हैं, जो वेस्टेज होती है, जो पानी अवेलेबल होती है मैनेजमेंट के दौरान उसमें जो वेस्टेज हो जाती है, जो सीड्स की नई वैरायटी नहीं आ रही, जो फसल को क्लाइमेट चेंज की तरफ से, तो इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। और उसके इश्यूज को आगे कैसे चलाया जाएगा, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा मैं बताएं, ये नंबर शंबर तो आप सब ने देख लिया, आई थिंक दिस डिस्कशन इज ऑलरेडी स्टेल। अब वो बताएं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लॉन्ग के उसके बारे में अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए ताहिर, इस वक्त दुनिया में आपको जो रिसेशन के साथ साथ जो वार्निंग दी जा रही है वो फूड क्राइसिस की है। बिल्कुल। और फूड क्राइसिस जो है वो 3 वजूहात की बिना पे कहा जा रहा है। कोविड की वजह से, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है उसकी वजह से, और क्लाइमेट चेंज की वजह से। ट्रिपल सी क्राइसिस इसको कहते हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ने बड़ा फजल किया था कि कोविड के दौरान हमें एज सच कोई फूड शॉर्टेज देखने में नज़र नहीं आई। लेकिन ये जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है और ये जो आपका क्लाइमेट चेंज है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना सिर्फ इन्होंने इस साल फूड सप्लाई को मुतासर किया है, बल्कि ये अगले सालों में भी मुतासर कर रहे होंगे जब तक कि ये वॉर ख़त्म नहीं होती है और जब तक हम क्लाइमेट चेंज का कोप करने के लिए कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म कोई मनसूबा नहीं बना लेते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो इस वक्त यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ी तो वीट की शॉर्टेज होगी पूरी दुनिया में, जिससे उसका रेट बढ़ गया है। सनफ्लावर की शॉर्टेज, जो कि यूक्रेन जो था दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वो सूरजमुखी के तेल का और सूरजमुखी के बीज का, तो उसकी एडिबल ऑयल की शॉर्टेज हो गई। जब इन 2 चीज़ों की शॉर्टेज हुई तो उसका मतलब ये हुआ कि बाकी जगहों पे जहाँ पे उनकी सप्लाई आ सकती थी वहाँ पे रेट भी बढ़ गए और सप्लाई भी कम हो गई। इसी तरीके से रशिया जो है वो फर्टिलाइज़र के जो है इनपुट उनके लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, स्पेशली पोटाश और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के लिए। तो आपका DAP अगर महंगा होता है उस वजह से, तो ज़ाहिर है कि किसानों को लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा तो किसान यूज़ नहीं कर पाएंगे, यील्ड मुतासर होगी। इवन हमारा जो यूरिया जो कि हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं उसके रेट बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि रशिया की जो यूरोप में सप्लाई जो है वो कम होने से यूरोपियन बायर्स वो इधर मिडल ईस्ट में आ गए। अभी पिछले हफ्ते जर्मनी ने $62 बिलियन की डील की है गैस की कतर के साथ। तो अगर वो
62 अरब डॉलर की गैस उनसे ख़रीद रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए तो महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, एक तो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, दूसरी बहुत महंगी हो जाएगी। अब बहुत महंगी गैस लेके उसको सब्सिडाइज यूरिया, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को देना कि वो उसको यूरिया बनाएँ, वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज बन जाएगी। तो ये तो एक तरफ रह गया। दूसरा आपका क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज में हमने देखा कि जो आपकी मार्च अप्रैल की हीट वेव है, उसने गंदम की फसल उसको बहुत जल्दी बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया। जो आम की आपकी लेट वैराइटीज़ हैं, वो 50% उसकी यील्ड इस वक्त कम हो गई है, क्योंकि उनमें अभी शगुफ़े बन रहे थे आम के पौधों पे जब ये हीट वेव आई है, और उससे वो जल गए हैं। तो आम की जो अर्ली वैराइटीज़ थी वो तो जल्दी पक के मार्केट में आ गई, सिंदड़ी वगैरह। लेकिन लेट वैराइटीज़ जो हैं, लेट वैराइटीज़ सारी की सारी वो 50% तक उनका आउटपुट मुतासर हो जाएगा। उसके अलावा जो खुश्क साली है वो अपनी जगह है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ये बताएं पाकिस्तान कि की पाकिस्तान बड़ा लकी है, मतलब 2 या 3 जो जहाँ पे 28 या 30 मिलियन टन गंदम की रिक्वायरमेंट हो, 2 या 3 मिलियन टन कम हो जाना मार्जिनल है, मतलब वी कैन से इट। तो वो जो एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी थी, उसमें आप क्या समझते हैं, कौन सी उसमें जो रिकमेंडेशन जो फॉरेन जिन्हें अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, जब आप बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो अडॉप्ट हो जाती है, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है फ़ौरन। यानी 2 सबसे साल पहली बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको चीज़ चाहिए इस वक्त वो यही है कि आपको हीट टॉलरेंट व्हीट वैराइटीज़ चाहिए होंगी। अब आप कोई भी कुछ भी कर लें, वो जो व्हीट का जो सीड की प्रोडक्शन का प्रोसेस है नई वैरायटी का, वो 5, 6, 7 सालों से पहले नहीं आ सकता। उसके ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स को दोबारा टेस्ट किया जाता है। वो जो जेनेटिक फैक्टर आप उसमें देखना चाह रहे हैं, बार-बार आप उसकी प्रोजेनीज़ को देख रहे हैं, उसको क्रॉस बैक कर रहे हैं। फिर आप आके एक F1 सीड जो होता है, जो रिसर्चर्स का सीड है, वो निकलता है। फिर उसको मार्केट करने का आता है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, और इस टाइम कंज्यूमिंग के लिए पेशेंस भी चाहिए और इसके लिए कंसिस्टेंट फंडिंग भी चाहिए। पाकिस्तान में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो फंडिंग है, वो सारी की सारी जाती है आपके रिकरेंट एक्सपेंडिचर्स पे। फॉर एग्जांपल, तनख्वाहें। अगर आप पीआरसी की फंडिंग को देख लें, तो 93% जो है वो एनएआरसी, पीआरसी की तनख्वाहें हैं। 7% फंड है आपकी रिसर्च के लिए। तो जो जितना भी उसको बजट एलोकेट हुआ, उसमें से सिर्फ अगर 7 रुपये आपको जो है वो रिसर्च के मिले 100 रुपये में से, बाकी सिर्फ तनख्वाहों के हैं, तो आप उससे एक देर पा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते। और ये एक बेसिक फैक्टर है आपके इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो एग्रीकल्चर को जो चैलेंजेस नहीं, का अगर सामना। 7-8 साल आपको 2 मिलियन टन की शॉर्टेज है, तो इसका रफली मतलब पिछले सालों से देखें तो ये 200 मिलियन डॉलर बन जाते, 20 मिलियन एक और वजह से था। तो 5 साल में अबाउट $1 बिलियन। इतने तो नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि एलोकेट करे। चूँकि एग्रीकल्चर बदकिस्मती से रिसर्च के लिए मैं कह वो रहा हूँ। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंडस्ट्री का R&D नहीं है। एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं वो कोई नफ़ा नुकसान की बुनियाद पे नहीं करते। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो हाँ, जो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जो बिल्कुल लोग ठीक। जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो पंजाब के स्पेशली जो एग्रीकल्चर है, तो उसमें यही होता है कि 2-3 फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जॉब में हैं, या वो प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं। एक आध जो भाई है वो खेतों को देख रहा है, हाँ, बिल्कुल। और वो सब मिलके इनपुट्स की वो फंडिंग करते हैं फंडिंग लोग। कर रहे होते हैं। खाद का टाइम आया तो किसी एक फैमिली मेंबर ने पैसे दे दिए, डीजल का आया तो वो कभी भी अपना उस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ज़राअत नहीं करते। तो जब वो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, जब आपकी कोई ऑर्गेनाइज्ड वॉइस नहीं है, तो अब जो एग्रीकल्चर के लिए मुराद हैं, हम कहते तो हैं वो जो एग्रीकल्चर टैक्स, इनकम टैक्स होना चाहिए एग्रीकल्चर पे एक ख़ास थ्रेशोल्ड के ऊपर, लेकिन वो जो सेक्टर के चैलेंजेस हैं, चूँकि उनके लिए कोई कलेक्टिव वॉइस नहीं है, तो उस पे ज़ाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट उस तरह से तवज्जो नहीं देती है। सबका ये ख्याल होता है कि अगर ताहिर डेंसा ने ज़रा खेती बाड़ी करनी है तो वो खुद करे। खुद कर रहा है। अगर उसको नहीं प्रॉफिटेबल लगेगी तो वहाँ पे प्लाज़ा बना देगा, फार्म हाउस बना देगा, जो भी बंजर कुछ। छोड़ देगा, हाउसिंग सोसाइटी बना देगा। अच्छा, मेरे ज़हन में ये बड़ा एक सवाल आता रहा है, बड़ा लेमैन सवाल है कि गंदम का दाना पक गया और वो जल्दी वो मोटा नहीं हो सका और यील्ड कम हुई। तो इसको अर्ली क्यों नहीं, पिछले 2-3 साल से हम से देख रहे हैं। तो ये इस पे कम से कम इस पे तो रिसर्च हो सकती है ना, क्लाइमेट के अर्ली सोइंग करें। अब ये होगा कि इस साल से फार्मर ज़रूर सीखेगा, और वो अगर अर्ली सोइंग नहीं तो कम से कम जो टाइमली सोइंग थी वो ज़रूर कर लेगा।
तो होता ये चल रहा था कि वो उसमें थोड़ी सी काहली आ गई, कुछ शादी का फंक्शन आ गया, कुछ फलां त्यौहार आ गया, तो अगर वो कपास और चावल की फसल कट गई तो उसके बाद किसान की जेब में चूँकि पैसे आ जाते हैं, तो बहुत कम है जो कि वो अर्ली वैरायटी को फौरी तौर पर सो करे, या जो महकमा ज़राअत जो बता रहा है उसके टाइम के अंदर करें, तो लोग अमूमन उसको डिले कर जाए। या इसमें और भी सबसे बड़ा जो होता है कि आपके इनपुट्स टाइम पे नहीं होते, तो बहुत से किसान तो इस वजह से भी पिछली दफ़ा यूरिया नहीं था। बहुत से किसान इस वजह से भी टाइम पे सो नहीं कर पाते कि बेचारों के पास वो इकट्ठे पैसे नहीं होते कि वो सारा हो और वो उसको एकदम। हुकूमत में आप समझते हैं इतनी वॉइस है, मतलब आप एक कमेटी में जाते रहे, पता देखिए, इतनी वॉइस है कैबिनेट लेवल इस पे। वक्त जो इशू है ना वो ये है कि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, इरिगेशन, फूड, ये सारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फूड सिक्योरिटी जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है। तो फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो पॉलिसी गाइडलाइन तो दे सकती है, वो सजेशन तो दे सकती है, वो सूबों के मामलात में डायरेक्ट मुदाखलत नहीं कर नहीं तो सकती। सूबे अडॉप्ट करेंगे तो अगर प्रूडेंट है तो उस वजह से ये जो एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का ना होना जो है, ये भी इट्स अ डिलेमा। काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। इट्स अ डिलेमा। इंडिया में उन्होंने कई चीज़ें दोबारा से इवॉल्व की हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने डिवॉल्व करने की बजाय इवॉल्व की कई जगह। खैर बहरहाल, अच्छा अब आ जाते हैं हम इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री पे ये है कि डिमांड थी वन टाइम कोविड में, तो उस डिमांड को की फाइनेंसिंग को पूरा करके उससे तो फैसलाबाद में वो जो पहले लोया बना के बेचते थे वो चलना शुरू हो गया सारा। अब खबर ये है कि 30,000 वर्कर निकाल दिए और नए ऑर्डर नहीं मिल रहे आगे से उस तरह, बिकॉज आगे से प्रॉफिटेबल नहीं है। और मुझे किसी ने ये बताया, मैं कंफर्म नहीं कर सका, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताया कि लोग कुछ इंडस्ट्री हैं जो खाड़ के तो ले जाने के चक्कर में बाहर, और जो जगह उनके इट्स पास क्वाइट पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि आपके पिछले साल जो रिकॉर्ड ऑर्डर्स आए थे, कपास की आपकी यील्ड उस तरीके से नहीं आ सकी, प्लस हमारी कपास वैराइटीज़ की जो स्टेपल की जो टाइप है, अब वो बहुत सी जो आपके इम्पोर्टर्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती। उसके लिए आपको इजिप्शियन कॉटन मंगवाना होती है, या आप अफ्रीका से, लंबे रेशे वाली, वेस्ट अफ्रीका से कॉटन मंगवाते हैं। तो जो आपका रुपया डेप्रिशिएट होगा, रॉ मटेरियल इसमें महंगा होता जाएगा। स्पेशली अगर कॉटन आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो महंगी होती जाएगी। अगर वो महंगी हो रही है तो जाहिर है कि जो भी इस यहाँ पे हमारा एक्सपोर्टर है वो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन तो देखेगा। अगर उसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, या अगर उसको ये लग रहा है कि, तो सिंथेटिक भी तो यूज़ आजकल करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये डिपेंड कर रहा है ना कि आपका ऑर्डर किस नौइयत के हैं। नहीं, जो ऑर्डर गए उनमें सिंथेटिक बहुत है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसमें भी आपका रॉ मटेरियल सिंथेटिक का पाकिस्तान में तो नहीं बन रहा ना। ICI वाले बनाते थे, पॉलिएस्टर बना रहे हैं या एक दो वो यान बना रहे हैं, लेकिन आपको बाकी नहीं बन हाँ रहा। बाकी बहुत से आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि ये तो चलें रॉ मटेरियल की, एक ये टिपिकल होगी, इंडस्ट्री पे फोकस है कोई? इंडस्ट्री जो है, देखिए अब पाकिस्तान में क्योंकि पैसा मैं इसलिए 2-4-5 इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने के मोनोपली है जिनकी सेक्टर्स की। तो टेक्सटाइल, हाँ, आपके पास यानी आप 3-4 गिनवा सकते हैं ना। आपके पास टेक्सटाइल है, और आपके पास सेकंड इंडस्ट्री कौन सी है? कौन सी मैं नहीं पता। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे ना कि आपके पास IT में भी इस दफ़ा इन्होंने पिकअप किया आपके कुछ पास थोड़ा सा। देखिए आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास टेक्सटाइल है, आपके पास कुछ जो आप असेंबली कर रहे हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की और ये गाड़ियों की, तो डेट इज़ इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री है आपके पास, तो कभी वो भी होता है कभी नहीं हाँ, होता। तो वो आपके पास इन 3-4 गिनती की इंडस्ट्रीज़ हैं। या आपके पास रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं, वो सेक्टर है। आपके पास स्पोर्ट्स गुड्स हैं। तो ये कुछ 4-5 सेक्टर्स हैं जो इनोवेशन है, वैल्यू एडिशन है, इसमें ब्रांडिंग है। अगर वो चीज़ नहीं आएगी तो जाहिर है कि आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है ख़ास टाइम के बाद स्टेगनेंट हो जाएगा। और मतलब जो कमा रहे हैं आप खाओ उससे, यही इशू है ना पाकिस्तान का, खा ज़्यादा रहे नहीं, कमा आपके कम पास रहे। वो इंसेंटिव तो नहीं वो बच। एक्सपोर्ट से ही होगा ना, हाँ, रेमिटेंसेस भी हैं, तो आपके बट पास एक्सपोर्ट से तो उस पे कुछ कंसंट्रेशन है कोई? ऑब्वियसली इस पे कंसंट्रेशन किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अब नई हुकूमत को भी करना पड़ेगा। टोटल 2-2.5 माह हुए हैं, तो लेट्स सी के तो आगे क्या आप रिकमेंड करते हैं? मैं इन फिगर्स पे इसलिए बात नहीं कर रहा
कि ये फिगर्स पहले एक वो बजट आया जो लिखा हुआ था प्रोविजनल, फिर वो चेंज होता रहा कई दफ़ा, अब पता नहीं अभी भी होना है चेंज। अभी भी आप बता रहे थे कि शायद वो उन्होंने कहा कि वो नहीं है किसी प्रोग्राम में, कहीं छपा हुआ है कि वो अभी तक कोई पता नहीं किसी को कि फिगर्स क्या हैं। तो इन फिगर्स को बेस करके बात करना जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेरा है। ख्याल है हमें वेट करना हाँ। चाहिए, कोई नेक्स्ट वीक तक सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी कि जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक बाकायदा मुआहदा होता है, उसके नुमाया कदोखाल क्या हैं, क्या क्या प्रायर कंडीशंस हैं, पाकिस्तान किन चीज़ों पे एग्री हुआ है, और उसकी बेसिस पे आप आगे देख सकते हैं, फोर्सी कर सकते हैं कि किस तरह की डायरेक्शन जो है कोई पॉलिसी एक वन लाइनर, आप वन लाइनर नहीं, कोई एक चीज दैट स्टैंड्स आउट क्या? देखिए IMF आपको हर चीज़ से वो खर्चा करने से रोक रहा है स्वाय सोशल सेफ्टी नेट और सोशल प्रोटेक्शन के। तो वो कहता है जी टारगेटेड सब्सिडीज़ दें, आप अपनी सोशल प्रोटेक्शन जो है उसको मजबूत बनाएं, सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत बनाएं। तो हमारी जो स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ है वो इसी तरीके से होनी चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान जो गैप है वो भी बढ़ रहा हो और IMF उससे ना पूछे, तो फिर उसके लिए ज़्यादा आपको रकम जो है वो समाजी बहबूद के कामों के लिए लेकिन उससे ग्रोथ तो रखना बिल्कुल होगा। ही, जो 4% अगर आप ग्रोथ है और ग्रोथ 14% ज़रूरी नहीं कि इन्फ्लेशन है, हर दफ़ा आप देखिए, ग्रोथ हर दफ़ा आपके होना ज़रूरी है। अगर कंजम्पशन लेड ग्रोथ है और वो आपके फर्दर इंपोर्ट्स को फ्यूल कर रही है, सिर्फ आप कंज्यूम किए जा रहे हैं, अपनी सेविंग्स को भी कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी हमें देखना होगा कि आपको अब क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे आना रियल चाहिए। सेक्टर में होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे आइए, ना कि सिर्फ ग्रोथ पे आए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये आज का बेसिकली आर्गूमेंट है और यही अंडरलाइनिंग है इसकी, कि सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेना और बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लेना और बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट को मुहैया कर लेना, तो बिल्कुल पंजाबी में जो है ये लफ्ज़ बड़ा मुझे वो लगता है कि डंग टपाऊ वाली बात एक तरह से वो आगे चलती है। लेकिन अगर हमने इसको रिपीट नहीं करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगले साल इससे हमने निकलना है और जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करनी है, तो सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ये हो सकती है कि आप ग्रोथ करें और क्वालिटी की ग्रोथ हो, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों हैं LSM रियल सेक्टर में। देखते हैं आप गवर्नमेंट उस पर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट में जो मुश्किल पड़ी हुई थी, इससे थोड़ा सा निकलते हैं तो आगे उसके बारे में पॉलिसी क्या होती है। मुझे याद है 15-20 साल पहले तक रेगुलर फीचर था कि ट्रेड पॉलिसी आया करती थी और ट्रेड पॉलिसी उसी फैन फेयर के साथ रिलीज होती थी और उस पर क्रिटिसिज्म जिस तरह बजट होता था, और उसी बजट के फ्रेमवर्क में ट्रेड पॉलिसी। अब हमने बड़े अरसे से, मैंने तो नहीं देखा कि कोई ट्रेड पॉलिसी कोई किसी ने उस तरह से, शायद किसी ने दी हो बट करने के लिए। तो अब देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करनी है सस्टेन करने के और फिर ग्रो करने के लिए, उसको जहन में रख के डिफरेंट पॉलिसीज़ किस तरह कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेके आती है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने कमेंट्स दें।